धुरंधर मूवी देख लिया आपने? देख ली मैंने संडे को। ओके, गुड। तो व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन बिफोर वी डिग डीपर? फैबुलसली मेड फिल्म यार, मतलब ये देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो फिल्म क्राफ्ट होता है उसकी, जिसे आप कहेंगे चरम सीमा पर वो पहुंचा दिया। स्टोरी टेलिंग का जो एक क्राफ्ट है कि एक कहानी बनाई, बड़ी बढ़िया सी कहानी बनाई, सत्य के कुछ वाकयात लेकर के उसमें आपने फिक्शन को जोड़ा और एक धुरंधर कहानी बना दी है। ठीक है, एक तो ये द कहानी इज वेरी गुड। दूसरी चीज ये यही तो लोग कह रहे हैं ना, उनके जो क्रिटिक्स है वो कह रहे हैं कि साहब की थ्रेट इज दैट टेक्निकली इट इज परफेक्ट। तो ये बहुत बड़ी थ्रेट है। वही ना, मैं वो उसी पे देखिए ना, तीन चार चीजें होती हैं। देखिए, कहानी बहुत अच्छी है। दूसरा, कैरेक्टर्स जो बनाए हैं, देखिए कई बार आप कहानी अच्छी बनाते हैं लेकिन जो कैरेक्टर्स को दिखाते हैं वो बड़ा भोंडा सा दिखाते हैं, राइट। कैरेक्टराइजेशन बड़ी अच्छी है, जो मुख्य पात्र हैं उसके, दे वेरी वेरी रियल कैरेक्टर्स। तीसरी चीज ये कि डायरेक्शन बहुत अच्छी है और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। एक आपने कहानी बना दी, लेकिन कहानी की जब आप स्क्रिप्ट बनाते हैं तो उसको इतनी टाइटली आपने बनाया है कि आई रिमेम्बर माई वाइफ गॉट अप एंड शी वॉकड आउट टू गेट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। 15-10 मिनट के लिए वो बाहर निकली, 5 मिनट के लिए इनफैक्ट। वापस आई तो कहानी पलट गई थी, राइट। के सो द पॉइंट इज दैट यू कुड नॉट अफोर्ड टू मिस एनीथिंग, क्योंकि one had to it be was totally glued. एक सेकंड भी you could not even bat your eyelid at time. और एंड देन संजय जी, जो जो एक क्राफ्ट होता है ना फिल्म मेकिंग का, स्टोरी टेलिंग का, कि कैसे आप उसको शूट करते हैं, कैसे आप उसको पर्दे पे कैसे वो नजर आती है। देखिए, मुझे तो 3.5 लोगों ने बोला 3.5 घंटे इतनी लंबी फिल्म, मुझे तो लगा यार ये थोड़े दिन और चलती तो और मजा आता। तो आई वुड नॉट हैव माइंडेड कि 1-1.5 घंटा और चल जाती तो मैं देख लेता बड़े आराम से। हम लोग तो वैसे भी वो लोग हैं जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे जो शोज आते हैं, अब कई जो एप्पल वगैरह पे ना, वो कई बार वो जो शोज दिखाते हैं वो हर हफ्तावार रिलीज करते हैं। तो अब मैं वेट करता हूं जब तक सारी पूरे 7-8-10 एपिसोड नहीं आ जाते, और फिर किसी एक दिन जब थोड़ा सा फ्री होता हूं तो मैं तो बिंज वॉचिंग वाला आदमी हूं कि भाई 7-8 घंटे लगातार में खत्म कर दिया। तो मेरे लिए तो 3.5 घंटे कुछ भी नहीं था, मतलब आई एम तो डेस्परेटली वेटिंग कि पार्ट 2 आएगा तो जल्दी से देखा जाएगा। बहुत बढ़िया। नॉट वेरी फार, मार्च में आने वाला है जी। लेकिन एट अनदर लेवल, नैरेटिव के लेवल पे, आई थिंक दिस ब्रेक्स फ्रेश ग्राउंड। व्हाट डू यू से? देखिए, गुड प्रोपेगेंडा इज व्हाट इज नॉट प्रोपेगेंडा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मुझे नहीं लगता कि जो आदित्य धर हैं एज अ फिल्म मेकर, उसने, देखिए, आई रिमेम्बर बिकॉज आई लुक एट पाकिस्तान वेरी क्लोजली, तो मेरे को याद है कि मैं ये देखा करता था जो लियारी गैंग वॉर्स हो रही हैं, मैं इसको फॉलो कर रहा था। वहां पर का जो अंडरवर्ल्ड है, मेरा कुछ ये एमक्यूएम वाले, जब ये एमक्यूएम होती थी, अब तो ये एमक्यूएम पाकिस्तान आर्मी बन गई है, लेकिन जब ये एक्चुअली एमक्यूएम होती थी, तो मेरा कुछ इन लोगों से पल्ला पड़ता था। सम ऑफ देम वुड कम टू इंडिया अपने रिलेटिव्स वगैरह को मिलने, क्योंकि पाकिस्तान जाता था तो इनसे मुलाकात थी, तो इनसे मेरी थोड़ी मेलजोल थी। एंड आई कैन टेल यू कि कराची में जिस तरीके का माहौल था, जो पॉलिटिकल माहौल था, देखिए एमक्यूएम जब अपनी चरम सीमा पे थी ना पावर के, तो इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ शिवसेना, व्हेन व्हेन बाला ठाकरे वाज द बिग मैन, और पॉलिटिकली वो बॉम्बे को कंट्रोल करते थे। तो अगर आप बाला साहब ठाकरे का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है और दाऊद इब्राहिम का जो माफिया का कंट्रोल है, अगर आप दोनों को मिला दें तो एमक्यूएम थी इन लार्ज पार्ट्स ऑफ कराची। जो एक पार्ट में वो थे वो था लियारी, जहां ये दूसरे लोग थे। एंड अगेन, मैंने पहले भी बोला हुआ है, ये जो है ना कि आदमी का सर कलम करके फुटबॉल खेलना, ये लियारी में शुरू हुआ। दिस हैपेंड इन लियारी। तो
आई वॉज फॉलोइंग दिस स्टोरी, जो भी पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्टाज होती थी। अब आदित्य धर ने, पता नहीं उसको किसने बताया, शायद आदित्य राज कौल ने बताया, बिकॉज आई थिंक ही वाज एडवाइजिंग हिम ऑन दिस फिल्म। जिसने भी बताया और जिसने भी इसकी रिसर्च की, और आदित्य कौल ने इसकी रिसर्च की है, तो बहुत उम्दा काम किया उसने, मतलब ही इज डन अ वेरी गुड जॉब। एंड देयर इज वन मोर पर्सन, आई डोंट रिमेंबर द नेम। तो इन लोग ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बेसिक आइडिया तो आदित्य धर का था। और उसने क्या किया है कि अच्छा, अब देखिए ये अननोन गनमैन वाला भी फिनोमिना है, वो सारा कुछ है, रियल इंसिडेंट्स है भारत के अंदर। अच्छा, पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आता संजय जी कि भारत में जो लोग हैं वो इतना गुस्साए क्यों हुए हैं उनसे, क्योंकि उनका मानना यह है कि यार हम 30 साल से तुम्हारे ऊपर आतंकवाद थोप रहे थे, तुम्हारे हम्म, लोगों को मारते थे, ठीक है, हम्म, तुम लोग तो सह रहे थे, अब सडनली तुमको क्या हो गया, अब तुम क्यों हमारे खिलाफ हो गए? तब तक तो तुम मोमबत्ती मार्च और मुशायरे वगैरह कर रहे थे, मेलजोल था, सब कुछ था, क्रिकेट मैच होते थे, सब कुछ होता था। हम लोग आते थे तो आओ भगत होती थी, आप आते थे तो हम भी आपकी आओ भगत कर देते थे। तो सो व्हाट अगर हम आपके लोगों को मार रहे थे, अगर हम कत्लेआम कर रहे थे, अगर हमने मुंबई कर दिया, तो इतना किस बात पे आप इतना खफा है हमसे? ये उनको समझ नहीं आ रहा कि भारत के अंदर मूड कैसे चेंज हो गया। वो बोलते हैं कि जी ये मोदी आया है और इस करके मूड चेंज हो गया, ये इस करके नहीं हुआ। ये जो 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 कप ऑफ पेशेंस था वो रनत ओवर, ठीक है ना। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा बात, लेकिन आदित्य धर ने वो सारी चीजें जोड़ी, एक कहानी ली पाकिस्तान से, उसमें एक कैरेक्टर डाल दिया और एक बड़ी कंपेलिंग स्टोरी बना दी। अच्छा, जो पोर्ट्रियल है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का, जिसमें पीपल्स पार्टी के जो वो जो राकेश बेदी का पात्र है, वो क्लियरली नबील गबोल है, वो लगता भी वैसा ही है। हम्म। अ, अब नबील गबोल एक बड़ा स्लाइमी सा, घटिया सा आदमी है यहाँ पर। वैसे नबील गबोर लियारी में कभी नहीं था। नहीं नहीं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो वहां से था ना, उसकी पॉलिटिक्स वहां पर थी। और तो नहीं उसकी नहीं, पॉलिटिक्स थी क्या कराची में, वो उसकी क्या पॉलिटिक्स? वो वेस्ट से था, ये नहीं लियारी नहीं तो ईस्ट में है। ना, हिज पॉलिटिक्स वाज इन लियारी, हिज पॉलिटिकल दिस थिंग वाज इन लियारी। वो और एक और ये इसका चेला होता था, अब उसका दुश्मन है जुल्फिकार मिर्जा, ये होम मिनिस्टर होता था जुल्फिकार मिर्जा बाद में, जब ये 2008 में इनकी सरकार बनी, तो उस समय ये वहां पर ही बिकेम, ही वाज आल्सो पेट्रोनाइजिंग इन गैंग्स को। लेकिन नबील कबूल जो था, उसकी पॉलिटिक्स जो थी वो लियारी में होती थी। और लियारी में हरदम वो रिप्रेजेंट नहीं करता था। लियारी में मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की जो सीट थी, वो एक बारी आसिफ जरदारी ने जीती, एक बार इन्होंने इसको भी खड़ा किया, क्या नाम है आपका, बिलावल भुट्टो को भी खड़ा किया, वो भी वहां से चुनाव जीता। वो बेसिकली पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता था। और उसमें वो गढ़ इसलिए माना जाता था क्योंकि ये रमैन डकैत वगैरह जो लोग थे, ये उसका उसमें इनका समर्थन करते थे। अच्छा, वही पीपल्स अमन कमिटी उन्होंने एक्चुअली बनाया, ऑल ऑफ दैट। सो वो बहुत अच्छे तरीके से उसने पोर्ट्रेल किया इस सारे मामले का। और ये जो एक चीज है, ये मतलब आप इसको प्रोपोगेंडा बोलना चाहे प्रोपोगेंडा बोल लें, लेकिन ये है कहानी। बाकी यार संजय जी, सिंपल सी बात ये है, कोई भी पिक्चर जिसमें कुछ भी, मतलब अनलेस आप सैयारा देख रहे हैं और उस पे बड़े आप उछल कूद कर रहे हैं, उसमें शायद प्रोपोगेंडा नहीं है। लेकिन बाकी कोई भी पिक्चर अगर बनेगी, और उसमें भी आप प्रोपोगेंडा वैल्यू ढूंढ सकते हैं। मैंने पिक्चर नहीं देखी तो मैं ज्यादा नहीं बोलता, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे बिना पिक्चर देखे बात कर रहा है। लेकिन अगर आप अमीर लड़का गरीब लड़की, गरीब लड़की अमीर लड़की गरीब लड़का, इस टाइप की कोई पिक्चर दिखाएंगे, उसमें भी एक सोशलिज्म का आप एंगल डालते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं एक बायस होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक प्रोपोगेंडा होता है। तो कोई भी अगर आप कहानी बता रहे हैं, तो प्रोपोगेंडा तो हर एक चीज में है। तो आप प्रोपोगेंडा ढूंढना चाहते हैं तो आप प्रोपोगेंडा ढूंढ लीजिए। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि जी मुसलमानों को बहुत बुरी तरीके से दिखाया गया, भाई वो वास्तविकता है वहां की, जो जो कराची के अंदर हो रहा था उस जमाने में, वो वास्तविकता है। अच्छा, आपको वो याद है, वो जो एक जो सीन है कि एक रेव पार्टी चल रही है, जिसमें ये मोटरसाइकिल लेकर के जाता है, फिर लड़की को मोटरसाइकिल पे उठा करके भागता है, वो एक सीन है ना पिक्चर में।
हाँ हाँ तो पार्टीज होती है ना भाई कराची में, और वो अमीर बच्चे जो हैं, जो रिच और पावरफुल फादर्स के बच्चे हैं, वो करते हैं, और वहां पर फिर पुलिस जाके रेड भी मारती है पैसे ऐंठने के लिए। तो ये सारी चीजें कराची की में एक वास्तविकता है जो दिखाई जा रही है। अब उसको एक फिक्शनल अकाउंट में एक आपने स्टोरी बना दी, जिसमें आपने स्पाइंग भी डाल दी और ये सारा कुछ डाल दिया, तो इट मेक्स फॉर अ फैबुलस स्टोरी एंड वेरी गुड डायरेक्शन। जो आपने कहा कि आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, जिस तरीके से आपने पिक्चर बनाई है, जो टेक्निकल उसमें एक्सेलेंस है, जो म्यूजिक आपने डाला है उसमें, आई एम नॉट सरप्राइज कि इट्स अ ब्लॉकबस्टर यार। पिक्चर अच्छी बनेगी तो अच्छी चलेगी, व्हाई नॉट। दूसरी बात यह है कि एक जो सबसे अच्छी चीज़ लोगों को लग रही है कि साहब की एक ये जो पाकिस्तान के ऊपर जो मूवीज़ बनती हैं, उसमें कहीं न कहीं जो है वो घालमेल कर देते हैं लोग कि साहब वो रॉ का एक रोग एजेंट था, उसको मारने के लिए एक रॉ का और आईएसआई का कोऑपरेशन हुआ। नहीं यार, तो वो नहीं इस तरह प्रोपेगेंडा। ये जो जिनके पेट में बड़ा मरोड़ उड़ रहा है, उनसे हुँ। ये पूछा जाए कि ये रॉ का जो एजेंट था और एक आईएसआई की एजेंट लड़की दोनों मिलके दुनिया को बचा रहे हैं, उसमें प्रोपेगेंडा नहीं है? ऐसी कौन सी हुई आईएसआई की लड़की है जो जवान पठान किसमें पिक्चर में थी, या और बहुत सारी पिक्चरों में वो फैंटम और पता नहीं कौन कौन सी और पिक्चरें बनी है। उसमें प्रोपेगेंडा नहीं आप कर रहे थे, उसमें आप दिखाने की, एक कंप्लीट झूठ को दिखाने की नहीं कोशिश कर रहे थे कि जी वैसे तो पाकिस्तानी बड़े अच्छे हैं। इस बार का फैमिली मैन में भी इन्होंने यही किया है, बॉन्डी मारी, जो बड़ा अच्छा, नॉर्मली बड़ा अच्छा सीरियल बनाते हैं, बड़ा अच्छा, इट्स अ टाइट काइंड ऑफ अ सीरियल, कंपेलिंग, वेरी गुड एक्टिंग बाय मनोज बाजपेयी एंड अदर्स। लेकिन उसमें भी इस बार डाल दिया है कि जी वो एक आईएसआई का एजेंट है, उसको पता लगता है कि जी कोई एक रोग इंडियन आर्म्स एजेंट कुछ कर रहा है भारत में, कुछ उपद्रव करवा रहा है, और उसमें आईएसआई का भी इंटरेस्ट है कि उसको रोका जाए। खैर वो ज्यादा उसको खींचा नहीं उन्होंने, और अच्छा किया, इसीलिए लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन उसमें नहीं करा इन्होंने, तो वो वास्तविकता है क्या? वहां पर प्रोपेगेंडा नहीं कर रही है, वहां पर झूठ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। वहां पर एक जो आपका जानी दुश्मन है, जो आपके लोगों का कत्लेआम करता है, वहां पर, और पाकिस्तानियों को ये बड़ा मरोड़ उठता है कि यार ये पाकिस्तानी मुसलमानों के खिलाफ क्यों हो गए हैं भारत के लोग, ठीक है। अब इनसे ये कोई पूछे, अच्छा, और बड़ा आजकल शोर मच रहा है कि जी वो क्या नाम है अपने बिहार के मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार जी ने नीतीश कुछ कुमार जी ने। कुछ वो हिजाब विजाब नीचे खींच दिया और समथिंग, उससे हुँ, इनकी ये आग बबूला हो गए सारे के सारे। ये जो पंजाबी मुसलमान है जो जाके खुद मुजरे देखते हैं साले, हुँ। इनसे कोई ये ये इतने साले। इनके यहाँ मज़े की बात है कि जो एलीट क्लास है, उसकी कोई भी लेडी जो है वो आपको हिजाब में, बुर्क़े में नहीं दिखेगी। आप हिजाब विजाब तो छोड़ दिए, मैं और बहुत सारी चीजें बता दूंगा जिसमें वो नहीं दिखेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इनसे, इन साले, क्या बताऊं, खबीस, उनसे कोई ये पूछे तुम्हारे मन में, वो एक लड़की जो एक डॉक्टर है, चलो जी उसका हिजाब उसने थोड़ा सा नीचे कर दिया कि मैं देखूं ये कौन है, उसपे तो आपके पता नहीं क्या हो गया, आपको आग बबूला हो गई, और पता नहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर पता नहीं कौन सा कहर ढहाया जा रहा है। जो आपके यहां पर सिंध में हिंदू लड़कियों का जो रेप होता है, 12-12 साल की लड़कियों को, 14-14 साल की लड़कियों को आपके जो ये मुसलमान मुजाहिद हैं उठा करके ले जाते हैं और इनका रेप करते हैं और उनको फिर फोर्सेबली उनको कन्वर्ट करते हैं, उस पे इन्होंने, इन किसी हरामी ने आवाज नहीं उठाई। ये जितने पंजाबी मुसलमान हैं आपके, ये दुनिया की सबसे बदजात कौम जो है ना, ये पंजाबी मुसलमानों की है, जो कभी आवाज नहीं उठाएंगे। यहां पर बड़ा मरोड़ उड़ रहा है इनको, ठीक है। वहां पर इनको लग रहा है कि हिंदुस्तान की सोसाइटी को क्या हो गया, ये तो बड़े दब्बू से सेक्युलर टाइप के होते थे, इनको क्या हो गया सडनली, ये अब इतना क्यों रिएक्ट करते हैं? भाई रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने देश में देखें ना, इनके अपने पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं का दमन होता है, उनकी उनकी ना जान ना माल ना इज्जत सिक्योर है, वहां पर इन्होंने आज तक कभी किसी ने उठाया नहीं है सवाल। यहां पर सडनली हर प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। तो ये लोग हैं, ये तो यार क्या बताऊं मैं तो।